हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके फिजिक्स में आपका कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट किया जाए। मैंने आप लोग के पास दो ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्टिक्स का था, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट किया ऑप्टिक्स और कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले जिसकी कमेंट्स की संख्या ज़्यादा है वो चैप्टर हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्टिक्स के कमेंट ज़्यादा आए हुए हैं तो पहले मैं ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। हालांकि आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर देखिए जो बच्चे क्लास 12 में हैं, यानी इस बार अगर उन्हें बोर्ड का एग्जाम देना है तो वो भी बेफिक्र रहें। आपकी बोर्ड एग्जाम के पहले मैं आपका ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर कर दूंगा, यानी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा और फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल आपको बेसिक से, ठीक है, जीरो से मैं स्टार्ट करूँगा और उसके बिल्कुल टॉप पॉइंट तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आता भी है तो आप वो सारी चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हाँ दोस्तों, एक बार और एक पॉइंट और मुझे आप लोग अपना क्लियर कर दीजिए, बाकी क्लासेस आपकी सही चल रही है ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमको दे सकते हैं। केमिस्ट्री हो गई है, मैथ हो गया। मैथ तो इस समय आपके शिव विजय सर देख रहे हैं और केमिस्ट्री जो है रजनीश सर देख रहे हैं। ठीक है, तो बाकी क्लासेस जो है और बायो की भी क्लास जो है बहुत जल्द अरेंज कर दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लें, ऑप्टिक्स है क्या, इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, बेसिकली ऑप्टिक्स में हमें क्या देखना है कि अगर हम, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट, अगर हम लाइट की स्टडी कर रहे हैं, जिस भी ब्रांच के अंदर हम लाइट की स्टडी करेंगे वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिक्स। यानी कि ऑप्टिक्स के अंदर में पूरी स्टडी हमारी बिल्कुल लाइट पर बेस्ड है। ठीक है, अब बात है लाइट की, तो अब यहां से हमें ये भी जानना जरूरी होगा लाइट क्या है। ठीक है, हाँ भाई, वो अगर बच्चों वाली डेफिनेशन जानते हो, लाइट जो है एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प्स अस टू सी एवरी चीज। ठीक है, कोई भी वस्तुओं को, मतलब चीज़ों को देखने में लाइट हमारी मदद करती है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ये तो थोड़ी सी बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी क्या है, लाइट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है जो हमें ज़्यादातर जरूरी है। ठीक है, तो लाइट जो है एक तरीके से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक भाग है लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको इसके स्पेक्ट्रम में अगर देखा जाए तो 7 भागों में डिवाइड है। पहला आपका गामा रेज, ठीक है, गामा रेज। उसके बाद है आपका एक्स रेज, ठीक है। उसके बाद आपका जो है अल्ट्रावायलेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूवी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट। उसके बाद आएगा आप हमारा विबग्योर रीजन। क्या आएगा? विबग्योर रीजन, यानी कि जो हमारी लाइट है, अभी बता रहा हूं मैं, विबग्योर। उसके बाद है आपका इंफ्रारेड रीजन। उसके बाद है माइक्रोवेव। उसके बाद आपके आते हैं रेडियो वेव। ठीक है, तो ये आपके जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसका एक पार्ट क्या कहलाता है, लाइट कहलाता है। और अगर इसकी रेंज की बात करें, इसके तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ की बात की जाए, तो ये जो विबग्योर रीजन है, ठीक है, यहीं पे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। इधर की रेंज भी नहीं दिखाई देती और इधर की रेंज भी नहीं दिखाई देती। इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ 3800, ठीक है, एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। हाँ, इसी को मोटे मोटा आपके बुक में लिखा मिल सकता है कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 8000 एंगस्ट्रॉम। तो कहीं कहीं बुक में इस तरीके से भी मिल सकता है। ये मोटी मोटा एवरेज लिया गया है। ठीक है, लेकिन जो बेसिकली होता है वो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर
706 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, अब यहां से आपकी लाइट की डेफिनेशन जो है बनेगी। तो अगर हम लाइट के डेफिनेशन की बात करें तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा वह भाग है जहां पे क्या हो रही है, जिस रीजन के द्वारा हम दूसरी चीजों को देख सकते हैं या उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। यानी लाइट इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which helps to see various object, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह भाग जो बैरियस यानी अलग अलग विभिन्न चीजों को देखने में मदद करती है वो हमारी लाइट कहलाती है। और इसकी वेवलेंथ, और अगर इसके वेवलेंथ की बात की जाए, जिसकी वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो चलिए अब क्लियर हो गई ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स में स्टडी ऑफ लाइट। अब ऑप्टिक्स भी हमारी दो टाइप की है। थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन हो रहा है तो कायदे से जान पहचान हो जाए। जब जान पहचान अच्छी हो जाएगी तभी तो चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आएगा। अब भाई नॉर्मली ऐसे किसी से बात करने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, उतना मज़ा नहीं आता ना। अगर उससे जान पहचान अच्छी खासी हो तो फिर बात करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ठीक उसी तरीके से चैप्टर का भी है। अगर इंट्रोडक्शन चैप्टर का नहीं पता है तो फिर उस चैप्टर में डीप में जाने में दिक्कत होती है। अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से हम जानते हैं तो आराम से डीप में जा सकते हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इसके भी दो पार्ट हैं ऑप्टिक्स के, ठीक है, जो कि हमें दोनों पार्ट पढ़ना है बारी बारी से। तो सबसे पहले अभी कौन सा पार्ट पढ़ा जा रहा है, लाइट वाला पार्ट, ठीक है, और एक वेव वाली पार्ट है। ये बेसिकली दो पार्ट में होता है। पहला होता है रेज ऑप्टिक्स, रेज, जिसे हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसे कहीं कहीं पे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम पे भी जाना जाता है, आपको बुक में लिखा मिल जाएगा। यानी कि ज्यामितीय प्रकाश की, क्या अगर हिंदी में इसकी बोला जाए तो ज्यामितीय प्रकाश की। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। क्या है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें देखिए दोनों में बेसिक अंतर क्या है। हालांकि ऑप्टिक्स के दोनों पार्ट है लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है। रेज ऑप्टिक्स में वो सारी चीजें यानी ऐसे रेज, ऐसे लाइट की जो है, ऐसे रेज की स्टडी हम लोग करेंगे जिसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, या जिसकी हम डायमेंशन कह सकते हैं, ठीक है। इसका डायमेंशन जो है लाइट के डायमेंशन से काफी ज्यादा रहेगा, ठीक है, मच बेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लाइट का वेवलेंथ आपने देखा कि कहां से कहां तक है, 608,000 से लेकर 706,000 तक है, 600 तक, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ से ज्यादा रहेगा इसकी जो डायमेंशन होगी। यानी इसमें जैसे आपके बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो लाइट के वेवलेंथ से मच बेटर, ठीक है, मच बिगर कह सकते हैं या ज्यादा बड़ी होती। और इसमें उसकी जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेट लाइट के वेवलेंथ के बराबर है। जैसे इसमें आपके एक्सपेरिमेंट आ जाएंगे एंग्स स्लिट, डिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। अरे भाई हिंदी में अगर हम बात करें तो विवर्तन हो गया, ठीक है, परकीर्णन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, यानी कि ध्रुवण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें आपने देखा होगा। एंग का द्विक स्लिट प्रयोग, ठीक है, एंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक पतला सा जो है उस पर लाइनिंग, एंग्स डबल स्लिट पर लाइन भी इतनी पतली होती है कि अगर हम
किसी ब्लेड की नुकीली सतह से किसी चीज पर ऐसे ऐसे रगड़ दें, यानी चीरा बना दें, तो वहां से उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, तो अगर उसकी हम डायमेंशन को मेजर करना चाहें तो वो बहुत ही छोटा, यानी उसकी डायमेंशन भी अप्रॉक्सीमेट इसी के वेवलेंथ के आसपास होती है। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक अंतर है कि इसमें जो है लाइट के उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं जिसकी वेवलेंथ है, जिसका डायमेंशन जो है लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा होता है। लाइट के वेवलेंथ से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसमें उसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के बिल्कुल बराबर होता है, नहीं बिल्कुल उसके अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है, और इसमें जैसे हमारे अपवर्तन हो गए, परावर्तन हो गए, ये सारी चीज़ें घटनाएं हमको जो है दिखती हैं, लेकिन इसकी घटनाएं हम आसानी से देख नहीं सकते हैं। भाई कहीं पे भी परावर्तन हो रहा है, कहीं पे लाइट बेंड हो रही है, कहीं पर जो है प्रकाश झुक रहा है, किसी बिल्डिंग की साइड छोटी बन रही है बिल्डिंग से, तो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देख सकते हैं। वो सारी स्टडीज़, वो सारी फिनोमेना हमारे इसके अंदर आते हैं रेज ऑप्टिक्स के। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं। ये इतना जो है बारीक होता है, इतना छोटा होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया भी कि इसकी जो डायमेंशन होती है वो अप्रॉक्सीमेट लाइट के वेवलेंथ के बराबर होती है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आप लोग उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जो अभी मैंने एक स्पेक्ट्रम बनाया था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम मैंने बनाया था, उसमें इधर से, ठीक है, किधर से, लेफ्ट टू राइट जाने पे, यानी इस डायरेक्शन में जाने पे हमारी क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ जो है वो आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट जाने पर। यहां तक बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं रेज ऑप्टिक्स पर। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के कितने पार्ट है, ये थोड़ा सा परिचय था, जान पहचान थी। अब हमें किसकी तरफ बढ़ना है, इनकी तरफ। उनकी साइड नहीं जाना, उनकी साइड हम लोग बाद में जाएंगे। ठीक है, यानी वेव ऑप्टिक्स की तरफ हम लोग बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे किधर, रेज ऑप्टिक्स की तरफ। चलिए रेज ऑप्टिक्स। ठीक, अच्छा इस ऑप्टिक्स को हम लोग नाम क्यों दिया रेज ऑप्टिक्स। रेज क्या है भाई, ऑप्टिक्स तो हम लोग समझ लिए ये क्या है, हर एक वर्ड का मतलब समझे तब ना गहराई तक जा सकते हैं। ये रेज क्या चीज है, तो जैसा कि थोड़ा सा बेसिक, यानी क्लास 10th और 12th में जाओ तो वहां हम लोग क्या पढ़े, लाइट, पहला पॉइंट पढ़े थे, लाइट always travels in straight line। स्ट्रेट लाइन, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हम लोगों ने पढ़ा था भाई, रेज का कॉन्सेप्ट निकालना होगा। थोड़ा सा जो है हम लोग जो सारी चीजें पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें। दूसरा पॉइंट ये था, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेज। क्लियर हुआ, रेज क्या चीज है, रेज क्या है, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेज। और रेज क्या है भाई, लाइट जो है ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तो हो गई रेज की बात। अगर लाइट हमारी एक साथ कई लाइट पास कर रही हो तब क्या है, ये तो एक लाइट की बात है। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, बंडल ऑफ रेज। ठीक है, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। क्या, बीम। इसमें कई सारे रेज होते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा बंडल कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंडल। ठीक है, तो रेज क्लियर हो गया, ऑप्टिक्स क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा एक टॉपिक स्टार्ट किया जाए रिफ्लेक्शन का। ठीक है,
रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन भी हमारा प्लेन सरफेस से भी होता है और कर्व्ड सरफेस से ही भी होता है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है, या प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस किसका होता है? मिरर का ही होता है, ठीक है। तो मिरर से जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन मिरर, इसका एक लेयर क्या किया गया? पॉलिश कर दिया गया, ठीक है, जिसको हम लोग पॉलिश सरफेस बोलते हैं या पॉलिश सतह, हिंदी में पॉलिश सतह बोलते हैं और इंग्लिश में पॉलिश सरफेस, ठीक है। इस पर मान लेते हैं कोई रेज जो है इस तरीके से आकर इंसिडेंट होती है या गिरती है। ये हमारी एक रेज आई या कि यहाँ पे पड़ी या गिरी या इंसिडेंट हुई, तो जो लाइट रेज, जो रेज आती है, इसको हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं? इंसिडेंट रेज। ये सारी चीजें आप लोग जानते भी हैं। आगे इसके बाद क्या होता है? जिस पॉइंट पर लाइट हमारी आके इंसिडेंट होती है, इस पर हम लोग क्या खींचते हैं? नॉर्मल खींचते हैं। और नॉर्मल क्या चीज होता है? ठीक है, क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल होता क्या है? सरफेस पे परपेंडिकुलर खींची गई लाइन, ठीक है। और वो लाइन कहां से पास करनी चाहिए? इंसिडेंट पॉइंट से, यानी रेज जहां पे इंसिडेंट हो रही उस पॉइंट पर सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसे एन से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक। अब ये रेज जो आई है क्या होता है? रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद मान लेते हैं ऐसे चली गई, ठीक है। ये भी जानते हैं ये इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ एक एंगल क्रिएट करेगी। इस एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं? आई, इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टिंग रेज यानी कि जिसको आर से डिनोट करते हैं, इसके और इसके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है। तो ये इतनी बात क्लियर हो, ये सारी चीजें तो हम लोग पहले से जानते हैं। अब इसके अगर हम लॉ की बात करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसमें बेसिकली दो पॉइंट है। पहला, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये ऑलवेज होता है, ये नहीं कि प्लेन मिरर है तो ये हो रहा है। मिरर को अभी हम क्या करें? कर्व्ड मिरर ले लें, यानी इस तरीके का कोई मिरर ले लें, ठीक है। यहाँ पे जो इसको ऐसा हम पॉलिश कर दें, अंदर वाला पूरा, ये अंदर का जो लेयर है इसको हम ऐसे पॉलिश कर दें, इस पे कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो क्या ये रूल इसके लिए नहीं काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो रूल है ये ऑलवेज लिखा हुआ है, यानी ये हमेशा और हमेशा काम करेगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस सरफेस से हो रहा है, प्लेन सरफेस से हो रहा है कि कर्व्ड सरफेस से हो रहा है। इससे इस बात का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये होता है तो होता है, किसमें? रिफ्लेक्शन के केस में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या जानते हैं? इंसिडेंट, ठीक है। तो द इंसिडेंट रेज नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग rays lie in same plane of the point of incident, ठीक है। तो क्या है कि द इंसिडेंट रेज, यानी ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रेज, ये
तीन के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्या करते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट पॉइंट के। ठीक है, अब जैसे ये तो थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा, जैसे मान लो ये बोर्ड मेरा प्लेन है, बोर्ड क्या हो गया, ये पूरा प्लेन हो गया। ये मान लो हमारी कोई रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रेज हो गई। ठीक है, ये इंसिडेंट रेज हो गई, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा बन रहा है, ये इंसिडेंट पॉइंट है, और ये हो गई हमारी कौन सी रेज, इंसिडेंट रेज। और दूसरी रेज हमारी यहां पे हो गई ये कौन सी रेज, ठीक है, ये इंसिडेंट रेज हो गई और ये रिफ्लेक्टिंग रेज हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसके बीच में अगर हम नॉर्मल ड्रा कर दें तो ये नॉर्मल भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, और इंसिडेंट पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रा किया गया ये, और तीन के तीनों चीजें कहां हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, और वो प्लेन कौन सा है, बोर्ड। ठीक है, यानी हमारे बोर्ड के एक ही प्लेन पे जो है वो तीन के तीनों चीजें लाई कर रही हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है एकदम। चलिए, तो ठीक इसी तरीके से ये तो हुई बात प्लेन मिरर की। अगर मिरर हमारा प्लेन ना है होकर क्या हो जाए, कोई कर्व हो जाए। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा कोई कर्व या मिरर है, अंदर पॉलिश कर दिया गया, ये इंसिडेंट रे है। अब यहां पे नॉर्मल हम कैसे ड्रा करेंगे? हाँ भाई, आप लोग बताइए। इसको सिंपली क्या करेंगे, सेंटर से मिला देंगे। ठीक है, तो सेंटर से पास करते हुए हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं, वो जो है उस पॉइंट पे नॉर्मल हो जाता है। ये नॉर्मल हो गया। अब इंसिडेंट रेज तो रिफ्लेक्टिंग रेज इसी के साथ ऐसे निकल जाएगी। इसके साथ ये एंगल बनेगा आई, ये एंगल बनेगा आर। ठीक है, ये एंगल हो गया आई, ये एंगल हो गया आर। तो ये सारे रूल इस पे भी अप्लाई होते हैं, इस पे भी लागू होते हैं। ठीक है, हाँ, एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, जानते सबको ही हो, लेकिन नाम से थोड़ा सा, नाम लिखूंगा तो थोड़ा आप लोगों का, आप लोग बोलेंगे तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। ठीक है, तो एक होता है नॉर्मल इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट में कैसा, नॉर्मल इंसिडेंट। तो उस केस में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट के केस में जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है, दूसरा इसी के बराबर आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है, ये सीधे सीधे कितने आते हैं, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा, ठीक है, एक सरफेस है, ये इंसिडेंट एंगल है, और ये नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, ये भी इसी पे है। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितनी एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्ट कितने एंगल पर होगी भाई, जब रूल में कह रहा है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों सेम होते हैं, तो अगर नॉर्मल के साथ 0 डिग्री पर, ठीक है, 0 डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा है, तो वापस कितने डिग्री पर जाएगा, रिफ्लेक्ट कितने डिग्री पर होगा, 0 डिग्री पर। यानी कोई चीज ऐसे हम परपेंडिकुलर फेंके, टक टक, ठीक है, जिस एंगल पर गया उसी एंगल पे वापस टिम टिम। ठीक, तो यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इमेज फॉर्मेशन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक जो है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन टाइप में था, तो ये सारी चीजें आपको पहले से भी पता थी, और थोड़ी सी हमारे बताने की वजह से और माइंड में ताजा हो गई। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, जिससे देखिए, इमेज फॉर्मेशन अगर आपको सही सही पता है, या सही सही आप इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन आपके इमेज फॉर्मेशन पे बनते हैं। यहाँ पे वस्तु है, दर्पण वहाँ पे है, उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो उसके भी कुछ रूल हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट सभी को फिजिक्स का ये पहला वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी फ्री में आसानी से अपनी VHU एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सके। चाहे BHU की तैयारी कर रहे हो, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके भी बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया या
कोई डाउट है, अगर कोई डाउट हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, इमेज फॉर्मेशन।